आज का टारगेट है 1500 लाइक्स और 700 कमेंट्स का। अगर आप कोई और सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं लफी बनाम काइदो की फाइनल बैटल। हॉकिंस को गुस्सा दिला दिया और उसने किलर पर अंधाधुंध हमले करने शुरू कर दिए। सबको पता ही है कि उस टाइम पर हॉकिंस, किड और अपू ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, लेकिन अपू तो पहले से ही काइडो का आदमी था। जहां एक तरफ किड ने बगावत करने का फैसला किया, वहीं हॉकिंस डर के मारे दुश्मन का पालतू कुत्ता बन गया। अब किलर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या होगा अगर तुझे कोई ऐसा डैमेज पड़े जिसे तू ट्रांसफर ही ना कर सके। अगले ही पल उसने बहुत तेजी से मूव किया। हॉकिंस ने भी काउंटर अटैक की तैयारी की, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि उसका बायां हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किड का तो बायां हाथ है ही नहीं। अब उस कटे हुए हाथ के अंदर से उसने अपने कैप्टन की स्ट्रॉ डॉल बाहर निकाल ली। तो अब इस डॉल के बिना तेरे पास और कितनी जिंदगियां बची हैं? जवाब था, एक भी नहीं। हॉकिंस ने अपना कार्ड यूज करके डेथ गॉड स्ट्रॉ मैन को रिलीज कर दिया, लेकिन अब बिना किसी रुकावट के किलर एकदम किसी किलिंग मशीन या मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसने एक झटके में उस स्ट्रॉ गॉड का सिर धड़ से अलग कर दिया। हॉकिंस ने बचने के लिए एक और कार्ड ड्रॉ किया, लेकिन किस्मत खराब, इस बार द टावर कार्ड निकल आया। अब कार्ड बदलने का कोई चांस ही नहीं था। बस इसी एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में उसकी गर्दन पर ब्लेड चल गया। वैसे उस द टावर कार्ड का मतलब होता है पुरानी चीजों का बर्बाद होना, और इसका हिडन मीनिंग है एक नया रास्ता खुलना। अब सीन शिफ्ट होता है परफॉर्मेंस फ्लोर पर। यहाँ सांजी की इस लोहे जैसी बॉडी को देखकर हर कोई एकदम शॉक में है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना आर्मामेंट हाकी यूज किए हो रहा है। क्वीन ने बताया कि उसने कभी जज को ये कहते हुए सुना था कि वो इंसानों को एक्सोस्केलेटन, क्रेजी हीलिंग पावर, सुपर स्ट्रेंथ और बिना किसी इमोशन वाला एकदम ठंडा दिल देना चाहता है। यही रीजन है कि इसके बाकी भाई इतने बेरहम और रूखे हैं। ये सुनकर वो एकदम डर गया है कि कहीं वो भी वैसा ना बन जाए। वो खुद मरना पसंद करेगा, लेकिन ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं बनेगा। सामने से अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड है। वो बस भागते भागते यही सोच रहा है कि क्या ये सब उस जर्मा रेड सूट को यूज करने का साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ, एक और छोटा सा बैटलफील्ड भी है। कासल के अंदर एक जगह पर ड्रेक का आमना सामना अपू से हो गया है। यहाँ उसके साथ बहुत सारे नंबर्स हैं जो फुल नशे में धुत हैं। अपू सही गेस कर लिया है कि सामने वाला मरीन स्पाई है। हालांकि अपू को लगता है कि ये स्पाई इस लायक नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो उसने प्रपोजल दिया कि जब तक लूफी का अलायंस और बीस्ट पायरेट्स आपस में लड़ कटकर एक दूसरे को खत्म नहीं कर देते, तब तक वेट करते हैं। जब दोनों पार्टीज की हालत खराब हो जाएगी, तब हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। उधर कासल के सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों के पास नामी और उसोप को गलती से किनेमॉन की बॉडी का निचला हिस्सा मिल गया है। अब ये मत पूछना कि बीच से कटने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। सिंपल सी बात है, ये लॉ की डेविल फ्रूट पावर का कमाल है जो अभी तक काम कर रहा है। तो बस स्नाइपर बॉय ने उस कटे हुए हिस्से को अपने साथ लिया और वो सब बाकी अकाजाया 9 मेंबर्स को रेस्क्यू करने निकल पड़े। दूसरी तरफ जहां उसकी मेन बॉडी है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मुसीबत ये है कि कांजुरो भी अभी तक नहीं मरा है। और मेन ट्विस्ट तब आता है जब ओरोची का कॉल आ जाता है। उस कॉल के बाद इस धोखेबाज ने अपनी आखिरी सांस तक जोर लगाया और एक बहुत बड़ा आग का घोस्ट मॉन्स्टर बना दिया, और फिर फाइनली इसकी जान निकल गई। ये आग बहुत अजीब है, इस पर कोई भी नॉर्मल फिजिकल अटैक काम ही नहीं कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि उसके मरने के बाद भी उस फायर डीमन के अंदर अपने क्रिएटर की ही विल और नफरत बाकी है। अब चलते हैं बिग मॉम वाले मेन बैटलफील्ड की तरफ। लड़ते लड़ते किड ने अचानक लॉ से पूछा कि क्या उसकी पावर अवेकन हो चुकी है। सर्जन ऑफ डेथ ने मजाक में कहा, ऑब्वियसली हो चुकी है, बस दिक्कत ये है कि इसमें स्टैमिना बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसके बाद किड ने लॉ से कहा कि वो उसे कवर दे, क्योंकि अब वो अपना अल्टीमेट अटैक यूज करने वाला है। चलिए अब जरा ओरोची की तरफ नजर डालते हैं। ये बेवकूफ आराम से अपनी नाक में उंगली डालते हुए पागलों की तरह हंस रहा है। इसका मेन टारगेट है कासल के सबसे नीचे बना हुआ आर्मरी। और कमाल की बात यह है कि उस फायर मॉन्स्टर का टारगेट भी एकदम सेम है। ये गद्दार शोगुन एक ही झटके में पूरे आइलैंड को उड़ाने का प्लान बना रहा है, इसलिए वो अब यहाँ से भागने के लिए अपने साथी फुकुरो कुजू को बुला रहा है। वापस बिग मॉम की तरफ आते हैं। उसने एक बार फिर से सामने वाले के बनाए हुए मेटल मॉन्स्टर को चकनाचूर कर दिया है, लेकिन इसी बीच हालांकि हाई एल्टीट्यूड लॉ को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने हल्के से हाथ उठाया और तुरंत एक एनर्जी बॉल प्रकट हो गया। ये उसकी अवेकन एबिलिटी है। उसने इस एनर्जी को अपनी तलवार के ऊपर कोट कर लिया। अगले ही पल उसकी तलवार स्ट्रेच होकर एकदम लंबी हो गई और उसने सीधे उस बिग मॉम की बॉडी के आर पार छेद कर दिया। अब सिर्फ आर पार करने से तो उसे कोई डैमेज होने से रहा, लेकिन इस अवेकन पावर की खासियत ये है कि ये दुश्मन के शरीर के अंदर
शॉक वेव्स जनरेट कर सकती है। शॉक विल रिलीज। ये अटैक एकदम सटीक बैठा और इससे बिग मॉम काफी भारी डैमेज पड़ा, लेकिन इसके साथ ही वो बुरी तरह ट्रिगर भी हो गई। अभी वो काउंटर अटैक कर ही पाती, किड ने भी अपनी अवेकन पावर रिलीज कर दी। उसने अपनी मैग्नेटिक पावर सीधे उसके शरीर पर ही लगा दी। अब इस पावर के इफेक्ट से वो खुद एक मैग्नेट बन चुकी थी। देखते ही देखते अनगिनत लोहे के हथियार, टुकड़े और यहाँ तक कि भारी भरकम स्टील की बीम्स भी उड़कर सीधे उससे जाकर चिपकने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर पर कम से कम 3 मंजिल के बराबर भारी स्टील इकट्ठा हो गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये स्किल कितनी देर टिकेगी, और वही हुआ। वो बहुत जल्दी इस स्टील के पहाड़ से बाहर निकल आई, बल्कि उसने सारे स्टील को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। अब उसका गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच चुका है। उसने अपना खूंखार डायलॉग मारा, लाइफ और रेड बीन सूप। अब ये तो बहुत इजी चॉइस थी, लेकिन लफड़ा ये है कि सारा सूप तो पहले ही जमीन पर गिर चुका था। उसकी ये स्किल बहुत ही ओवरपावर्ड है। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर है तो आपकी लाइफ स्पैन सीधे खींच ली जाएगी। उसने एक ही झटके में वहाँ मौजूद लोगों की सोल्स पकड़ ली और उन्हें हवा में उछाल दिया। अनगिनत सोल्स चारों तरफ फैल गईं। इससे सिर्फ प्रोमीथियस और बाकी 2 साथी ही रिकवर नहीं हुए, बल्कि वो सारे स्टील के टुकड़े भी जिंदा होकर होमीज बन गए। लास्ट में उसने अपनी खुद की 1 साल की लाइफ स्पैन खा ली। ऐसा करते ही उसे एक भयंकर पावर बूस्ट मिला। सिर्फ उसका साइज ही बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके आसपास की हाकी भी एकदम खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। ये तो सच में अपनी ही जान की बाजी लगाकर खेलने वाला ओपी प्लेयर है। अब एक नजर ड्रेक की तरफ भी डाल लेते हैं। उसने अपू का प्रपोजल साफ रिजेक्ट कर दिया है। उसने तय कर लिया है कि वो लूफी के साथ किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाएगा और इस गद्दार को खत्म करेगा। उन दोनों के बीच फिर से भयंकर क्लैश शुरू हो गया है। इस बीच ड्रेक ने सामने वाले की पावर की वीकनेस एनालाइज कर ली है। ये वीकनेस बहुत सिंपल है। उसका अटैक तभी काम करता है जब आप उसे सुन सको, और वो निशाना तब लगाता है जब आप उसकी नजर के सामने हो। ठीक इसी टाइम पर यमातो की वहाँ एकदम से एंट्री होती है। उसे देखते ही अपू उसके साथ टीम अप करने की सोचने लगता है, लेकिन उसके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम कहाँ है। तो बस वो गद्दार और उसके साथ वो नंबर्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और अब आते हैं इधर। पिछले 2-3 एपिसोड से सांजी इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ है। अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो एक छोटी सी खूबसूरत लड़की से टकराता है। वो लड़की असल में फ्लावर कैपिटल से लाई गई एक डांसर है। उसने मदद के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अपने कुक का तो अभी CPU ही बर्न आउट हो रखा है यार। उसके पास उस लड़की पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसी बीच उसके दिमाग में अचानक जज का चेहरा फ्लैश होता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो बस अपना हाथ झटक देता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो लड़की जख्मी हालत में पड़ी है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल और है, सांजी आईब्रोज का डिजाइन भी यहाँ चेंज हो गया है। वो पास जाकर उस लड़की की हालत देखना चाहता है, लेकिन उस लड़की की डरी हुई नजरों ने उसे वहीं रोक दिया। एक औरत पर हाथ उठाना, उसने एक औरत पर हाथ उठाया है। उसने वो काम कर दिया जो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। क्या वो सच में उसी तरह का मॉन्स्टर बन गया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है? वहाँ से बाहर निकाले जाने के बाद उसका सामना क्वीन से होता है। इम्पॉसिबल, मैं किसी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? उसने सामने वाले साइबोर्ग के चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस टाइम भयंकर कंफ्यूजन में है। एक तरफ वो पुराना इंसान है जो किसी खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल जाता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड साइंटिफिक वॉरियर है जो सामने खड़े इस भारी भरकम मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता है। इन दोनों में से कौन सा वर्जन में लूफी की ज्यादा मदद कर पाएगा? नहीं, इसी मोमेंट पर उसके दिमाग में लूफी की स्माइल फ्लैश होती है। फाइनली उसने अपना डिसीजन ले लिया है। उसने अपना रेड सूट ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बाहर निकाला। उसके शरीर के अंदर के जो एलीट जीन्स हैं वो इसी चीज की वजह से अवेकन हुए हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे अब और कोई अवेकनमेंट नहीं चाहिए। ये बोलते ही उसने उस डिवाइस को जमीन पर रखा और एक जोरदार किक मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। वो कभी जर्मा का हिस्सा नहीं बनेगा। वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कुक है, ब्लैक लेग। गुड बाय जर्मा, हमेशा के लिए गुड बाय। जो तबाही मचनी थी मच गई। इसके बाद उसने सीधे जोरो को कॉल मिलाया। उसने एकदम शांत आवाज में कहा, इसके बाद हम बीस्ट पायरेट्स को हरा देंगे, लेकिन अगर इस फाइनल बैटल के बाद मैं नॉर्मल नहीं रहा तो तू मुझे जान से मार देना। सोर्ड्समैन ने जवाब दिया, समझ गया, मैं तुझे बहुत अच्छे से मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन तब तक तुझे इस बैटल के खत्म होने तक जिंदा रहना पड़ेगा। फोन कटते ही वो कुक वहाँ से एकदम गायब हो गया। ये कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, बल्कि वो हवा में इतनी तेज स्पीड से मूव कर रहा था कि नॉर्मल आंखों से उसे देखना इम्पॉसिबल था। लास्ट में उसके पैर से आग निकली और उसने सीधे उस साइबॉर्ग के मुंह पर
एक भयंकर किक जड़ दी। कासल के अंदर की बैटल अभी भी चालू है। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ एकदम मेस बना हुआ है। हर जगह बस मार धार मची है। लेकिन यामातो की साइड पर एक साथ 3 चीजें हो रही हैं। पहला, रॉबिन और ब्रुक ऊपर से नीचे गिर पड़े हैं और वो भी सीधे 1 नंबर के सिर के ऊपर। दूसरा, वो आग का मॉन्स्टर भी जलते हुए उसी तरफ आ रहा है। तीसरा, CP0 के एजेंट्स ने उस आर्कियोलॉजिस्ट को स्पॉट कर लिया है। उनमें से एक ने उसे पकड़ने के लिए डाइव मारी, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद उस आग वाले मॉन्स्टर के लपेटे में आ गया। दूसरी तरफ ओरोची को मानो कुछ महसूस हो गया है। वो जोर जोर से उस फायर मॉन्स्टर का नाम पुकार रहा है। बहुत जल्द ये सब के सब नर्क की आग में जलेंगे। कुरोजुमी क्लैन का गुस्सा और नफरत अब एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, ओरोची के इस 1 मैन शो पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन तभी ओरोची को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे सुनने के लिए वो तरस रहा था। वो कोमुरासाकी के शामीसेन की धुन थी। कुछ देर के लिए ओरोची एकदम सुन्न रह गया। फिर पास जाकर देखा तो कहा, सच में ये तो तुम ही हो, कोमुरासाकी। खैर, अगर मेन बैटलफील्ड की बात करें तो वहाँ सबका फोकस जाहिर तौर पर जोरो पर था। ये किंग भी बहुत अजीब है। जोरो का पिछला अटैक किंग को लगा तो जरूर था, लेकिन किंग के शरीर से एक बूंद खून भी नहीं निकला। किंग के पीछे जो पंख हैं वो मूव कर सकते हैं, मतलब वो कोई दिखावे की चीज नहीं है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि किंग की पीठ पर आग जल रही है। ये कोई डेविल फ्रूट की पावर तो नहीं लग रही, क्योंकि टेरोडैक्टाइल डायनासोर आग से थोड़े ही खेलते हैं। मतलब भाई, फिर तो फ्लेम फ्रूट की कोई इज्जत ही नहीं बची। अचानक किंग ने जोरो को पीछे धकेल दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इसका राज समझना ही होगा, वरना आज तो हार पक्की है। और तभी जोरो को भी कोमुरासाकी के शामीसेन की धुन सुनाई दी। ठीक उसी पल एन्मा ने जोरो की हाकी खींचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते जोरो का हाथ एकदम सूख सा गया। उधर कैसल के अंदर ओरोची अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोमुरासाकी अभी भी जिंदा है। खुशी के मारे ओरोची की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर मौजूद CP0 के एजेंट्स जाहिर तौर पर आग में जलकर नहीं मरे थे। उनका टारगेट एकदम क्लियर था, रॉबिन। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अपू CP0 की तस्वीरें खींच लेगा। ये तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज थी। काइरो के कैसल में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पालतू कुत्ते घूम रहे हैं। अगर अपू ये तस्वीरें मॉर्गन्स को बेच दे तो भाई साहब क्या तगड़ा पैसा छपेगा। पर अगले ही पल किसी ने अपू की गर्दन पर वार कर दिया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद CP0 ने ड्रेक पर भी हमला करने का सोचा, लेकिन अचानक से अपू ने धमाका करके CP0 के एजेंट को ही उड़ा दिया। आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल अपू को भी आता है, इसलिए इतनी आसानी से तो वो मरने वाला नहीं था। और फिर अपू और ड्रेक ने मिलकर CP0 पर पलटवार कर दिया। कैसल के बाहर जोरो ने जोर से दहाड़ मारी और आखिरकार एन्मा पर कंट्रोल पा ही लिया। फाइट फिर से शुरू हो गई। किंग अब सीधा जोरो के सामने खड़ा था, जैसे उसे खुला मौका दे रहा हो कि आकर मार मुझे। जोरो ने आगे बढ़कर एक जोरदार वार किया और तलवार सीधा किंग को लगी भी। एक ही वार काफी था, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ अचानक से रोशनी क्यों होने लगी और ये धमाका कैसा था? संजी अपना डिएबल जंबे ऑन करके क्वीन पर पागलों की तरह अटैक कर रहा था, लेकिन डैमेज अभी भी थोड़ा कम ही लग रहा था। क्वीन ने संजी को बताया कि किंग उस लूनारियन रेस का आखिरी सर्वाइवर है, जिन्हें बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। वो लोग नेचर के किसी भी खतरनाक माहौल में जिंदा रह सकते हैं और बहुत समय पहले उन्हें भगवान कहा जाता था। इस पर संजी ने बिना कोई रहम खाए ताना मारा। ओह, अगर ये रेस इतनी ही धांसू थी तो फिर वो खत्म कैसे हो गई? अब आते हैं जोरो की तरफ। उसे कुछ नहीं हुआ था और उसने अपनी पावर चार्ज करनी शुरू कर दी। वन सोर्ड स्टाइल, यही शीशी सोसो मर। पलक झपकते ही जोरो सीधा किंग के पीछे पहुंच गया और हाँ, उस एक पल में किंग को कट भी लग गया था। लेकिन किंग का अभी भी बाल भी बांका नहीं हुआ था, उल्टा उसके पास तो पलटवार करने का पूरा टाइम था। अचानक एन्मा ने फिर से नौटंकी शुरू कर दी। जोरो चकमा नहीं दे पाया और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसने किंग का एक जोरदार अटैक सीधा मुंह पर खा लिया और उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। यहाँ तक कि उसकी सेंडाई कितेत्सु तलवार भी हाथ से छूटने ही वाली थी। तभी किंग उड़ता हुआ आया और एक और जोरदार हिट मारकर जोरो को वापस जमीन पर पटक दिया। जोरो ने ऊपर देखा तो सुकून मिला कि चलो वाडो इचिमोंजी भी सही सलामत है। वैसे तो वो इन तलवारों को रोज यूज करता है, लेकिन हर एक तलवार की अपनी एक कहानी है। तेनगुयामा हितेत्सु ने जोरो को बताया था कि सेंडाई कितेत्सु उसी का काम है और वाडो इचिमोंजी और एन्मा ये दोनों असल में एक ही इंसान के हाथों बनी है। उस इंसान का नाम था शिमोत्सुकी कोजाबुरो। अब सवाल ये है कि वानो की तलवारें ईस्ट ब्लू के बॉर्डर पर कैसे पहुंच
पहुंची। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है। याद है जब ज़ोरो पहले तलवारबाजी सिखाते वक्त अनजाने में एक शब्द बोल पड़ा था, सुनाची। ये शब्द असल में उसने अपने गांव के एक बूढ़े आदमी से सीखा था, जिसे हमेशा मछली पकड़ना पसंद था। समुद्र के किनारे 13 साल पहले ईस्ट ब्लू के इशिनडोजो में। ज़ोरो के होम टाउन का नाम ही शिमोत्सुकी विलेज है। इस नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बचपन से ही ज़ोरो क्वीना के सामने टिक नहीं पाता था। बाद में समुद्र किनारे मिलने वाले उस बूढ़े आदमी को ज़ोरो काफी पसंद आ गया, तो उसने उसे 2 बिना धार वाली ट्रेनिंग तलवारें दे दी। बूढ़े ने यह भी कहा कि हर तलवार का अपना एक अलग मिजाज होता है। जो इंसान तलवार को अपने इशारों पर नचा सके वही असली तलवारबाज है। उस बूढ़े ने आगे कहा कि बहुत से लोग शापित तलवार और न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनमें खुद कोई काबिलियत नहीं है, वो एक तलवार को भी संभाल नहीं सकते। उस बूढ़े ने अपनी जवानी के दिनों में अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तलवार बनाई थी, जिसे बस हाथ में पकड़ने से ही उसका एहसास हो जाता था। उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तलवार, जिसे बस हाथ में पकड़ने से ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक का एहसास होता था। उसने उस तलवार का नाम नर्क के राजा पर रखा था। ये बात याद आते ही ज़ोरो एकदम सुन्न होकर अपने सामने मौजूद एनमा को देखने लगा। क्या इस तलवार का नाम ही नर्क का राजा नहीं है? बाद में ज़ोरो को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी असल में क्वीना का दादा था। तो अब उस बूढ़े की असली पहचान भी एकदम क्लियर हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर तलवार बनाने वाला मास्टर शिमोत्सुकी कोजाबुरो था। वही आदमी जो 50 साल पहले गैर कानूनी तरीके से वानो देश छोड़कर चला गया था। अब जरा वाडो इचिमोन्जी को देखो। एक टाइम पर ये क्वीना की तलवार हुआ करती थी। क्वीना का कहना था कि लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो वो आदमियों के मुकाबले कमजोर हो जाती हैं, इसलिए एक लड़की कभी भी दुनिया की नंबर 1 तलवारबाज नहीं बन सकती। क्वीना को इस तरह उदास देखकर ज़ोरो ने कहा, अरे दीदी, तुम वो इंसान हो जिसे मुझे पछाड़ना है। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं तो एकदम बेवकूफ लगूंगा ना। इसके बाद उन दोनों ने आपस में एक प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में उन दोनों में से कोई एक दुनिया का सबसे महान तलवारबाज जरूर बनेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद क्वीना की अचानक मौत हो गई। ज़ोरो ने घुटनों के बल बैठकर अपने टीचर से मिन्नतें की कि उसे क्वीना की तलवार सौंप दी जाए, और इसी तरह वाडो इचिमोन्जी हमेशा के लिए ज़ोरो के हाथों में आ गई। तभी तो ज़ोरो हमेशा वाडो इचिमोन्जी को अपने मुंह में दबाकर रखता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। ज़ोरो ने अब थोड़ी एनर्जी रिकवर कर ली थी। उसने दोबारा एनमा को मजबूती से पकड़ लिया। क्या ओडेन भी इतनी भयंकर हाकी खींचने के बावजूद आसानी से लड़ लेता था? अगर एनमा इसी तरह उसकी हाकी चूसती रही तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। लेकिन ज़ोरो ने अपनी हाकी को कंट्रोल करने या रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी कंकरर्स हाकी को जगा लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आसपास खड़े काइडो के छोटे मोटे गुंडे अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। धराम! और इसी पल ज़ोरो एक राजा बन गया। आखिरकार उसने अपने कैप्टन और अपने दोस्त से एक वादा जो किया था। अब जरा संजी की तरफ देखते हैं। अपना रेड सूट तोड़ने के बाद अगर संजी कहे कि उसे बुरा नहीं लग रहा तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। फाइट तो चलो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संजी का दिल भी अंदर से जर्मा वालों की तरह पत्थर बन जाएगा? इस सवाल का जवाब ही संजी की जिंदगी और मौत तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ उस खूबसूरत लड़की के घावों पर पट्टी बांधी गई थी, पर अचानक कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ टूट गया। वो लड़की अपने पालतू चूहे को ढूंढने के लिए बिना किसी परवाह के भागती हुई बाहर निकल गई। कमरे के बाहर क्वीन ने संजी को इतने जोर का इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये तो ब्यू वाले निजी की टेक्निक है ना। और ये जो संजी को पकड़कर गोल गोल घुमाने वाला मूव है, ये तो ग्रीन वाले योंजी का स्किल है। इसका मतलब क्वीन ने जर्मा 66 की पूरी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी चीज इग्नोर कर दी। संजी के पैरों में आग भड़क उठी और उसने एक ही किक में क्वीन का हाथ तोड़ दिया। एकदम सही, लेकिन क्वीन ने एक बहुत बड़ी बात इग्नोर कर दी थी। संजी के पैरों में आग भड़की और उसने एक ही किक से क्वीन का हाथ तोड़ दिया। बिल्कुल सही, संजी जर्मा की टेक्नोलॉजी के भरोसे आग नहीं लगाता। वो हमेशा से अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करता आया है। माना कि गलती से उसकी सोई हुई पावर जाग गई है, लेकिन वो तो बस सोने पे सुहागा वाली बात है। संजी एक जीता जागता इंसान है जिसके अंदर जज्बात है, ना कि कोई पत्थर दिल और बेरहम हथियार। अचानक क्वीन का शरीर गायब हो गया। बाप रे,
अरे क्या इसने इनविजिबिलिटी वाला स्किल भी कॉपी कर लिया है? संजी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई स्पीड मूवमेंट ऑन कर दी और अब दोनों के दोनों ही गायब हो गए। क्वीन एकदम चिल था क्योंकि इस स्पीड में संजी की एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी। उसे तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखना था और सही मौके का फायदा उठाना था। तभी अचानक एक चूहा भागता हुआ क्वीन के सामने आ गया और वो खूबसूरत लड़की भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। ये देखते ही क्वीन का चेहरा गुस्से से अजीब सा हो गया क्योंकि उस लड़की ने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से उसने पहले गायब होकर उस लड़की को पीटा था। लो भाई, अब मिस्ट्री सॉल्व हो गई। संजी ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था और ना ही वो पत्थर दिल बना था। असल में वो हमला क्वीन ने किया था और इसी बात पर अब पक्की वाली दुश्मनी ठन गई थी। हवा में तेजी से घूमते हुए संजी ने अपने एक्सोस्केलेटन और आर्मामेंट हाकी को एक साथ मिला दिया और एक बिल्कुल नया अटैक तैयार किया, इफ्रिट जंबे। उसके पैरों में एकदम चमचमाती हुई नीली आग जलने लगी। मर जा घटिया ड्रैगन। क्वीन पर एक जोरदार अटैक करने के बाद संजी ने उस चूहे को उठा लिया और फिर शुरू हुई लाइटनिंग 5 विप वाली बरसात। 1 किक, 3 किक, 2 किक, 4 किक, 5 किक, लेकिन डैमेज अभी भी थोड़ा कम था। आखिरकार मास्टर माँ के वो मीम वाले स्किल सीखना हर किसी के बस की बात थोड़े ही है। हालांकि क्वीन को शायद एहसास हो गया था कि वो अब थोड़ा हल्का पड़ रहा है, इसीलिए उसने माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया। विंस्मोक संजी, मैं अभी से देख सकता हूँ कि इवोल्यूशन के बाद तेरा क्या हाल होगा। आखिरकार तू जर्मा का एक साइबोर्ग ही तो है। लेकिन संजी का इरादा अब फौलाद की तरह मजबूत था। वो अपने ही हाथों और पैरों के दम पर अपना रास्ता खुद बनाएगा। वो जो है वही रहेगा। शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव से उसकी असलियत नहीं बदलेगी। इस पल जैसे ये बात पत्थर की लकीर बन गई हो कि वो हमेशा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ब्लैक लेग सांजी ही रहेगा। फाइट खत्म हो चुकी है। सांजी ने वो चूहा वापस उस लड़की को दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक चूहे से ही शुरू हुआ था और अब चूहे पर ही खत्म होना चाहिए। इसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसी के साथ स्कल डोम के लेफ्ट ब्रेन टावर वाले प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की इस बैटल का विनर है सांजी। अब बीस्ट पायरेट्स के 2 टॉप कमांडर्स हार चुके हैं। बचा है तो सिर्फ किंग द वाइल्डफायर। इस तरफ जोरो ने अपने एडवांस कॉन्करर्स हाकी की कोटिंग यूज कर ली है। कुछ जोरदार वॉर करने के बाद उसने सक्सेसफुली अपने ओपोनेंट को हिट कर दिया। लेकिन भाई उस पर तो एक खरोच तक नहीं आई। इम्पॉसिबल। वो इनविंसिबल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधा सा है, ये पक्का उसकी किसी स्पेशल रेस का मैकेनिज्म है। दोनों के बीच फिर से एकदम फास्ट क्लैश होता है। फाइनली जोरो के एक तगड़े अटैक ने उसका मास्क तोड़ दिया और इस वजह से वो पहली बार जख्मी भी हुआ। तो मतलब बात ये है, जब उसके बैक की आग गायब होती है तो उसकी स्पीड और मूवमेंट काफी तेज हो जाती है, लेकिन उसका डिफेंस एकदम 0 हो जाता है। आसपास बेहोश पड़े कुछ गुंडे इस झटके से होश में आ गए और उनकी तो आंखें ही फटी रह गईं। ओह माय गॉड, काले पंख, सफेद बाल और ब्राउन स्किन। क्या वो रूमर सच में सही था? वर्ल्ड गवर्नमेंट को बस इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो और लूनारियन रेस की इन्फो के लिए सीधे 100 मिलियन बेरीज का इनाम मिलेगा। ये सुनकर किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और पागलों की तरह जोरो पर अटैक करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों का बैटलफील्ड एक बार फिर से कैसल के बाहर आ गया है। इसी बीच एन्मा ने फिर से अपने मास्टर की हाकी तेजी से सोखना शुरू कर दिया। टाइम बहुत कम है, जल्दी ही कुछ करना होगा। किंग ऑफ हेल 3 सोर्ड स्टाइल। सामने से एक जोरदार अटैक रिलीज होता है और अनगिनत सोर्ड स्लैशेस जमीन को चीर कर रख देते हैं। ये सॉलिड चट्टानें किसी मक्खन की तरह कट रही थीं। वो चुपचाप अपने ओपोनेंट को देख रहा था। अपने क्रू के लिए किंग बनना चाहता है। क्रू और पार्टनर तो सबके पास होते हैं। सालों पहले किंग वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। उसे काफी टाइम तक एक इंसिनरेटर में जलाया गया था। तब काइडो ने आकर उसकी जान बचाई थी और उसी ने उसे जिंदगी जीने का एक मकसद दिया और उसे उसका ये नया नाम भी दिया। इस दुनिया को बस एक ही किंग की जरूरत है और वो इंसान कोई और नहीं, लॉर्ड काइडो हैं। ये ले फायर ड्रैगन एम्परर। एकदम से जबरदस्त आग निकलती है और वो पूरी की पूरी एक विशाल ड्रैगन का शेप ले लेती है। जोरो ने इस अटैक को डॉज किया, लेकिन वो बस बाल बाल बचा। वो साफ फील कर सकता था कि उस आग का टेम्परेचर मैग्मा से भी ज्यादा हॉट था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी तीनों तलवारों का यूज करके बहुत मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक किया। एंड में दोनों एक दूसरे की हाकी के तगड़े इम्पैक्ट से पीछे खिसक गए। अगले ही पल स्वॉर्ड्समैन के आसपास बहुत सारी आग की लपटें आ गईं। ओपोनेंट की स्पीड अब और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, लेकिन यही तो जोरो का चांस था। उसने एकदम सही टाइमिंग देखी
और अपनी तलवार से सीधा अटैक कर दिया। सामने वाला पीछे की तरफ छिटक गया और इसी अटैक के प्रेशर से उसके बैक पर वो आग वापस आ गई। बहुत टाइम निकल चुका है, अब इस फाइट को और नहीं खींचा जा सकता। और सामने वाले के दिमाग में भी एकदम यही चल रहा था। वो हवा में उड़ गया और उसके चारों तरफ आग की 2 रिंग्स एकदम फुल स्पीड में घूमने लगी। अब अगर बायोलॉजिकल एंगल से देखें तो जोरो के लिए किंग को हराना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। लेकिन यार यही तो वो बात है जो जोरो को सबसे ज्यादा बेकार लगती है। हवा में उड़ते हुए किंग ने एक बार फिर अपना फायर ड्रैगन एम्परर अटैक यूज किया। इस बार वाले अटैक का इम्पैक्ट पहले वाले से एकदम अलग था। शायद हाकी के इन्फ्लुएंस